एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया था, अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसके 5th पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ गोइंग कंसर्न। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, पहले एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट। वी वर स्टडिंग अबाउट ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कि ऑडिट रिपोर्ट फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट्स कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो हम इसमें पढ़ रहे थे अबाउट क्या टाइटल है, एक ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेसी में क्या आता है, ऑडिटर का ओपिनियन क्या है, बेसिस फॉर ओपिनियन तक हमने पढ़ लिया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेज गोइंग कंसर्न। ओके, तो गोइंग कंसर्न की अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गोइंग कंसर्न का सबसे पहले मतलब क्या है कि हर एक एंटिटी गोइंग कंसर्न के फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, कि जो भी आपकी एंटिटी है वो यही एज्यूम करके चलती है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एंड तक चलेगा ही चलेगा। मतलब विदाउट द ऑर्डर ऑफ लॉ हम अपनी एंटिटी को बंद करने वाले नहीं हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न। और ये जो अजम्पशन है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होता है जो हम अकाउंटेंसी में भी जिसके बारे में पढ़ते हैं। सो वेर एवर एप्लीकेबल ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SA 570। जो गोइंग कंसर्न का आपका स्टैंडर्ड है, दैट इज़ SA 570। इसमें इन्होंने बोला, अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न एंड इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। कि आगे आने वाले बहुत सालों के लिए हम अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। General purpose financial statements are prepared using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations or has no realistic alternative but to do so. When the use of going concern basis is appropriate, assets and liabilities are recorded on the basis that the entity will be able to realize its assets and discharge the liabilities. तो जब भी हम बात करते हैं कि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, तो आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि हम रियलाइज़ कर लेंगे अपने एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर देंगे। नेक्स्ट, the auditor will evaluate whether the sufficient appropriate audit evidence has been obtained regarding and shall conclude the appropriateness of management's use of going concern. Based on the audit evidence obtained, the auditor will conclude whether in the auditor's judgment a material uncertainty exists related to events or conditions that individually collectively may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. A material uncertainty exists when the magnitude of potential impact and the likelihood of occurrence is such that the auditor's judgment appropriate disclosure is necessary. तो हमें ऑडिटर के जजमेंट में डिस्क्लोजर ऑफ नेचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी ज़रूरी है अगर हमें फेयर रिप्रेजेंटेशन करना है, लुकिंग फॉर द फेयर रिप्रेजेंटेशन। एंड इन द केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए, जो हमने फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है। सो दिस वाज बेसिकली बहुत जनरल चीज़ें थी आप जो आपको गोइंग कंसर्न के बारे में लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे देखो गोइंग कंसर्न को डिफाइन किया है। देन इन्होंने बोला कि जब भी आपका गोइंग कंसर्न का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट होता है, आपके एसेट्स लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं और द ऑडिटर विल इवैल्यूएट कि जो भी आपका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने जो कंक्लूड करा है वो आपको कंक्लूड करना है ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें आपको गोइंग कंसर्न में बोलनी है। नाउ वी कम ऑन द की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। फॉर द ऑडिट्स ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना होता है की ऑडिट मैटर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर्स की वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट मैटर्स जिनकी रिपोर्टिंग ज़रूरी है एज पर SA 701। When the auditor is required by the law or regulation or decides to communicate the key audit matters, the auditor will do so in accordance with the SA. Law or regulation will require the communication of the key audit matter for audit of entities other than the listed entities. तो जो law और regulation है ये require करता है
कम्युनिकेशन आपको करना ही पड़ेगा की ऑडिट मैटर्स का फॉर द ऑडिट्स ऑफ एंटिटीज़ अदर देन लिस्टेड एंटिटीज़ के अलावा। जैसे एग्जाम्पल है कि एंटिटीज़ कैरेक्टराइज्ड इन सच लॉ और रेगुलेशन एज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़। The auditor may also decide to communicate the key audit matter for other entities, including those that may be of significant public interest. For example, because they have a large number and wide range of stakeholders and considering the nature and size of business. अब हम आ जाते हैं 7th पॉइंट पे, दैट इज सम अदर इन्फॉर्मेशन वेयर एप्लीकेबल द ऑडिटर विल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 720 एज वेल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्या होती हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, और ये आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबको पता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। ये जो सेक्शन है ऑडिटर की रिपोर्ट का, ये डिस्क्राइब करता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, अब देखो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको प्रिपेयर करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड इंटरनल कंट्रोल भी इन्हीं को डिटरमाइन करना होता है, ताकि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओ वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू fraud or error. Assessing the entity's ability to continue as a going concern, and क्या whether the use of going concern basis of, क्या आपका going concern basis of accounting appropriate है या नहीं, as well as disclosing if applicable matters related to going concern. Next आता है preparing the financial statements और दूसरा going concern। इन्हीं दोनों चीज़ों को अब इन्होंने थोड़ा डिटेल में भी बताया है। जो मैनेजमेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स भी तो रखेगा ना, एज डिटरमाइंस इज नेसेसरी टू इनेबल, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरीके से प्रिपेयर हो पाएँ कि वो फ्री रहे फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सो बेसिकली यही वाली चीज़ है। नेक्स्ट, असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, आपको चेक करना है वेदर क्या एंटिटी की एबिलिटी है टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और क्या जो यूज़ है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, एज वेल एज क्या वो डिस्क्लोजिंग है या नहीं है। तो ये सब आपको बोलना है। इफ़ एप्लीकेबल मैटर्स रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस असेसमेंट shall include a description of when the use of going concern basis of accounting is appropriate. नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो आपका ऐसे 200 है ये एक्सप्लेन करता है प्रेमाइस रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑन विच एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे इज कंडक्टेड। मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज इट डिटरमाइंस नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि फ्री होने चाहिए। यहाँ इन्होंने ऐसे 210 का भी रेफरेंस दिया है। ऐसे 210 रिक्वायर करता है ऑडिटर टू अग्री टू द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एन इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर में जहाँ पे ऑडिटर की जो ऑडिटर है वो अग्री करता है टू द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंगेजमेंट लेटर में या फिर कोई भी रिटन अग्रीमेंट में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द 9th पोर्शन एंड दैट इज़ अबाउट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ऑडिट। यहाँ पे हेडिंग आएगी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आप बोलोगे दैट यस दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट auditor's responsibility section to state that objectives of auditor, the reasonable level of assurance is high level of assurance and not the guarantee that misstatements can arise from fraud and error। तो ऑडिटर की तो भाई ये जिम्मेदारी है कि उसको स्टेट करना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑडिटर के, क्या रीजनेबल अश्योरेंस होगी, वो रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। तो ये 3 चीज़ें उसको स्टेट करनी ज़रूरी है और यही ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑडिटर का। यहाँ पे एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द स्टेटमेंट्स आर फ्री, ये वही वाली चीज़ है दोबारा से। नेक्स्ट उस आपको फाइनली एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है। ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। नेक्स्ट दैट द रीजनेबल अश्योरेंस आपका होता है हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस एंड इट इज़ नॉट अ guarantee that an audit conducted in accordance with SS will always detect a material misstatement. The misstatements can arise from fraud or
error. The auditor's responsibilities for the audit of financial statement section will report that. अब इन्होंने और ज़्यादा डिटेल में जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट द ऑडिटर एक्सरसाइजेज. देखो ऑडिटर ना अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करता है और ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल स्केप्सिज्म रखना होता है. ये उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को हमेशा एक्सरसाइज करना होता है अपना प्रोफेशनल जजमेंट. प्रोफेशनल स्केप्सिज्म का मतलब है एक शक भरा दिमाग, मतलब एक ऐसा दिमाग जो बहुत अटेंटिव है, जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, जिसका क्वेश्चनिंग माइंड है, वो होता है प्रोफेशनल स्केप्सिज्म माइंड. ओके. डिस्क्राइब एन ऑडिट बाय स्टेटिंग दैट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर. तो ऑडिटर की ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकता है. फिर वो मैनेजमेंट के उस एंटिटी के कंट्रोल सिस्टम को समझेगा, क्योंकि जब तक वो उसके कंट्रोल सिस्टम को समझेगा ही नहीं, व्हाट ही विल रिव्यू एंड व्हाट ही विल ऑडिट. नेक्स्ट, फिर वो इवैल्यूएट करेगा कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कितनी एप्रोप्रिएट हैं. फिर वो कंक्लूड करेगा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज़ ऑफ. फिर वो देखेगा वही वाली गोइंग कंसर्न वाली बात, क्या है इनका गोइंग कंसर्न चल रहा है नहीं चल रहा है. टू इवैल्यूएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. तो अब इसी पूरे चार्ट को इन्होंने थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा है, जो कि सेम होगा. आ जाओ एक बार चेक कर लेते हैं. सबसे पहले इन्होंने बताया कि ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है, प्रोफेशनल स्केप्सिज्म. तो इस पॉइंट से हमारे पास दो चीज़ें निकली. अगर हम कीवर्ड्स की बात करें, बिकॉज आप पूरे सेंटेंसेस याद रख लो पॉसिबल नहीं है, आपको कीवर्ड्स ही याद रखने हैं. तो सबसे पहली चीज़ आपको एक तो प्रोफेशनल जजमेंट देखना चाहिए, और दूसरी बात आपको प्रोफेशनल स्केप्सिज्म मेंटेन करना चाहिए. दैट वाज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट. नाउ डिस्क्राइब एन ऑडिट बाय स्टेटिंग द ऑडिटर्स. अब इन्होंने कुछ ये चार पांच पॉइंट्स में ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी है, जो हमने ऊपर अभी टेबल में पढ़ी. देखो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा भाई, सबसे पहले ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट में देखेगा कि कोई रिस्क तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा. ठीक है. जैसे उसको रिस्क विस्क मिला, फिर वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा. वो देखेगा द रिस्क ऑफ डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो फ्रॉड से रिजल्ट कर रहा है. ठीक है. तो ये वाला था आपका फर्स्ट पॉइंट, जो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है. सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको मैनेजमेंट के या एंटिटी के पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिज़ाइन द ऑडिट. मतलब अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने ही है, तो प्रोसीजर्स लगाने से पहले आप पूरा कंट्रोल सिस्टम समझोगे ना मैनेजमेंट का. नेक्स्ट, टू इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड एंड द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. वही चीज़ है, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी समझनी है, कितना वो क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं, कितना रीजनेबल पॉलिसीज़ है, ये सब कुछ चेक करना है. नेक्स्ट, टू कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न. कितने एप्रोप्रिएटली मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ कर रहा है. व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. टू इवैल्यूएट ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेंट इंक्लूडिंग द डिस्क्लोजर्स. या फिर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन अ मैनर दैट अचीव्स फेयर प्रेजेंटेशन. आई थिंक दैट्स क्लियर. सी पॉइंट है अबाउट व्हेन ऐसे 600 अप्लाइज द फर्दर डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट बाय स्टेटिंग. ये तो आपका फर्दर ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने बताई हैं. The division of responsibility for financial information of the entity by indicating the extent to which financial information of components is audited by the other auditors have been included in the financial information of the entity. इसके बाद आपका आता है द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑल्सो शैल. ठीक है. तो इसमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा अभी आपको डिफाइन करी गई है. और उसके बाद आपका 10th पार्ट आएगा द लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम दूसरे में लोकेशन की बात करेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन कहाँ होगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का. फिर आपकी कुछ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी एंड देन आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. तो ऐसे करके हमारा ऑडिट रिपोर्ट वाला जो सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा. तो चलिए इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे. आ जाओ.
द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑल्सो शैल, इसमें हम और ज़्यादा इंक्लूजन्स देख रहे हैं। सबसे पहला, इट विल स्टेट दैट ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब TCWG, द प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल दैट द ऑडिटर डिफाइंस ड्यूरिंग ऑडिट। तो ऑडिटर को कम्युनिकेट करना होगा TCWG के साथ, कोई भी मैटर होता है, कोई भी स्कोप, प्लान्ड स्कोप है, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, क्या क्या आपने फाइंड करा, क्या इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसीज थी, क्या फाइंडिंग्स थी इंटरनल कंट्रोल में, ये सब उसको TCWG के साथ, TCWG या फिर आप बोल सकते हैं ऑडिट कमेटी, TCWG या फिर ऑडिट कमेटी के साथ हमें ये कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट, फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी आप एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करते हो, यू हैव टू स्टेट दैट द ऑडिटर प्रोवाइड्स दोज चार्ज विद गवर्नेंस विद अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज कंप्लाइड विद ऑल द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा TCWG को कि आपने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट का फुलफिल करा है, चाहे वो इंडिपेंडेंस से संबंधित हो, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम ऑल रिलेशनशिप्स एंड अदर मैटर्स जो कि रीजनेबली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी आपकी की ऑडिट मैटर्स होते हैं विच आर कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद द SS 701, इट हैज़ टू स्टेट दैट फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG द ऑडिटर डिटरमाइंस दोज मैटर्स वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, जो भी मैटर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे and therefore they are the key audit matters. The auditor describes these matters in the auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure. अब आता है आपका लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो डिस्क्रिप्शन में आपकी देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। इट विल बी इंक्लूडेड विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, पूरी ऑडिटर रिपोर्ट का जो वो कंटेंट पार्ट होगा उसमें ये सब कुछ आप डिस्क्राइब करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, विद इन एन अपेंडिक्स टू ऑडिटर्स रिपोर्ट, इन which case the auditor's report shall include a reference to the location of the appendix, उसमें हम रेफर कर देंगे कि किस लोकेशन में ये सब कुछ लिखा हुआ है। By a specific reference within the auditor's report to the location of such a description on a website of an appropriate authority where law or regulation or national auditing standards expressly permit the auditor to do so. अब इन्होंने कुछ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी यहाँ पे डिफाइन किया है, जैसे कि इफ़ द ऑडिटर एड्रेसेस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द FS दैट आर इन एडिशन टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर SA, दीज अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं ये आपको एड्रेस करनी होंगी एक सेपरेट सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेपरेट सेक्शन में कुछ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाना पड़ेगा, जैसे कि रिपोर्ट ऑन द अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स or otherwise as appropriate to the content of the section unless these other reporting responsibilities address the same topic as those presented under the reporting responsibility. If the other reporting responsibilities are presented in the same section as the other related report elements, the auditor's report को clearly differentiate करना होगा other reporting responsibilities. If the auditor's report में एक separate section है that addresses other reporting responsibilities, the requirements stated above shall be included under a section report on the audit of financial statements, right? अब हम एक important part पे आते हैं, that is signature of the auditor. Sign कौन करता है? Obviously auditor. The auditor's report has to be signed. The report is signed by the auditor, that is the engagement partner. Auditor ही तो engagement partner है ना। वेयर द फर्म, अगर मान लो एक फर्म अपॉइंट होती है एज एन ऑडिटर, देन द रिपोर्ट इज साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर, मतलब उस ऑडिटर के नाम पे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ फर्म के नाम पे भी साइन किया जाएगा। द पार्टनर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट नीड्स टू, जो पार्टनर जो भी साइन कर रहा है उसको अपना मेंबरशिप नंबर लिखना पड़ेगा विच इज़ असाइंड बाय ICAI, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड द, और जो अगर फर्म है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा वेर एवर इट इज़ एप्लीकेबल। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल नेम स्पेसिफिक लोकेशन, उसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी जो कि ऑर्डिनरली वो सिटी होगी जहाँ पे आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करी जा रही है। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी डेटेड no earlier than the date on which audit has obtained sufficient appropriate audit evidence on which to base the auditor's opinion including evidence that, ये आपका एविडेंस होगा कि जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं
या नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं they have been prepared and those with the recognized authority have asserted that they have taken the responsibility of FS. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके 14 पॉइंट्स थे. एक कॉन्सेप्ट लाया गया था यूडेन का, जो कि हम देखते हैं. देखो यूडेन इसलिए लाया गया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो सिग्नेचर्स हैं उन्हें फोर्ज किया जा रहा था और मिस लीडिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही थी उनके साइन को यूज़ करके, फोर्ज करके. तो यूडेन का कॉन्सेप्ट लाया गया इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए. इट वॉज नोटिस दैट financial statement certificate which are attested by the third person misrepresenting themselves as the CA members. So they were misleading the authorities and stakeholders. ICAI also received number of complaints of signatures of CAs being forged by non-CA. To curb the malpractices, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ने एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेकर आया ऑफ यूडिन, दैट इज़ यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. All certificates were mandatory with effect from 1st of February as per the council decision. Accordingly, an auditor is required. Auditor को अपना यूडिन नंबर मेंशन करना होता है with respect to each audit report which is being signed by him along with the membership number जब भी वो audit report को साइन करेंगे. तो इस तरीके से, जैसे कि ये इलस्ट्रेशन में भी दिखाया गया है, सो इससे बहुत ही जो आपकी मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ थी वो रिड्यूस हुई. जैसे कि आप देखिए, फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ साइनिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो इस तरीके से जो है यूडिन नंबर लिखा जाता है. सबसे पहले आप जैसे अपने एसोसिएट्स, आपने फर्म का नाम लिखा, यहाँ पे आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा. उसके बाद आप लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, आप जो मेंबर हैं आपका नाम आएगा, आप साइन करेंगे, आप अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे, फिर आपका मेंबरशिप नंबर आएगा और लास्ट में आपका यूडिन नंबर आएगा. So this has lead to eliminate and reduce most of the malpractices which were going on using the fake signatures. So this was the part which I covered here. The rest will be covered in the next.